हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग लिसानियात और उसकी जो शाखें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। लिसानियात एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एक वीडियो में या 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसके लिए ये एक टॉपिक हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसकी जो एक टॉपिक की जो क्लासेस चलेंगी वो कम से कम 7 से 8 दिन चलेंगी, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये टॉपिक में कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएँगे, जो कि आपको याद करके आना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस टॉपिक को सही तरीके से समझ पाएँगे, सही तरीके से जान पाएँगे, क्या चल रहा है ये जान पाएँगे। ये जान लीजिए कि उर्दू टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का जो सबसे कम समझने वाला टॉपिक है, समझ आने वाला जो सबसे कम समझ में आने वाला टॉपिक है, वो लिसानियात ही है, ठीक है? लिसानियात से आप जो उर्दू के ज़्यादा जानकार लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए तो सबसे वो हार्ड बताएँगे लिसानियात है। तो लिसानियात टॉपिक आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो जान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है और बहुत वसी है। इसमें आपको कुछ होमवर्क दिए जाएँगे, याद करके आना बेहद ज़रूरी है और ये टॉपिक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए जो जून में पेपर होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने फ्री बैच स्टार्ट किया है, जो कि यूट्यूब पर ही है। आज उसकी 7वीं क्लास है, इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं, तो चैनल पर विज़िट करके आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस उसी में हैं। आज की टॉपिक है लिसानियात और नोट्स के लिए जान लीजिए कि यूट्यूब पर आपको क्या-क्या मिल जा रहे हैं, यूट्यूब पर मॉक टेस्ट मिल जाएँगी और क्लासेस मिल जाएँगी बिल्कुल फ्री। लेकिन नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक है, ऑफ़िशियल ग्रुप है वो उरूज उर्दू का, वहाँ पर 99 रुपये पे करके आपको जॉइन होना पड़ेगा और ये 6-7 महीने जो भी आपका जब तक यूजीसी नेट का पेपर नहीं हो जाता जून-जुलाई वाला, तब तक ये क्लासेस लगातार चलेंगी और जो भी नोट्स बन रहे हैं, सब आपको दे दिए जाएँगे आपके ग्रुप पर, तो आप ज़रूर जॉइन हो लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए और नोट्स अगर बनाई जा रही है, तो उससे आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जानकारी आप चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आपको बता दिया जाएगा जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा। थोड़ा-सा रिवीज़न कर लेते हैं कि आखिर हम लोग अभी तक पढ़े क्या हुए हैं और चल क्या रहा है ना? तो उर्दू ज़बान की आगाज़ व इर्तिक़ा ये भी लिसानियत का एक टॉपिक है। ये हम लोग शुरू किए हुए थे, शुरुआत से ही लिसानियत को ही हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर सामी ख़ानदान को बताया गया था। सामी ख़ानदान से कौन-कौन सी निकली हुई हैं, तो अरबी निकली हुई है और इब्रानी निकली हुई है ना? जो माहिर लिसानियत हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की जो लैंग्वेज है, उसको 8 अदवार में तक़सीम किया है। कौन-कौन सी? सामी ख़ानदान, हिंद चीनी ख़ानदान, द्राविड़ी ख़ानदान, मुंडा ख़ानदान, अफ्रीका की बातों ख़ानदान, अमेरिकी, मलयाई और फिर हिंद यूरोपी। 8 अदवार में तक़सीम किया गया है दुनिया की सभी ज़बानों को। अब सामी ख़ानदान वो थोड़ा अरब वाली ये ख़ानदान है, यानी अरबी, इब्रानी वग़ैरह ज़बानें मशहूर-मशहूर ज़बानें इससे निकली हुई हैं। हिंद चीनी हो गई, द्राविड़ी जो है, द्राविड़ी जो ख़ानदान है, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान में जो तेलुगु, तमिल है ना? मलयालम, कन्नड़, कौन-कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये ज़बानें किससे निकली हुई हैं? तो द्राविड़ी ख़ानदान से निकली हुई हैं। यानी द्राविड़ी ख़ानदान जो है, वो एक कौम थी, सबसे पहले एक कौम थी जिसका नाम था द्राविड़, ठीक है? जिसका नाम था द्राविड़। तो ये लोग असल बाशिंदे हिंदुस्तान के माने जाते हैं। लेकिन जब 2500 क़ब्ल मसीह से जब उन लोगों का हमला हुआ, यानी आर्य लोगों का हमला हुआ, तो ये लोग द्राविड़ी को थोड़ा-सा साउथ की तरफ ढकेल दिए, यानी जुनूब की तरफ ढकेल दिए, तो ये लोग वहाँ पर चले गए। तो द्राविड़ी जो ज़बानें हैं, वो हमारे साउथ की ज़बानें हैं, जिसको हम लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के नाम से जानते हैं। ये मशहूर शाखें हैं द्राविड़ी ख़ानदान की। उसके बाद मुंडा हो गया, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलयाई और हिंद यूरोपी। जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हिंद यूरोपी है, ठीक है? हिंद यूरोपी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंद यूरोपी से ही उर्दू और हिंदी का ताल्लुक है। अब देख लेते हैं कि हिंद आर्याई जो है, जो हिंद यूरोपी बाद में हिंद आर्याई कहलाई, तो हिंद आर्याई को
माहिर लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से हैं? तो वो कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। ठीक है, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि कब्ल मसीह क्या होता है। कब्ल मसीह, कब्ल मीन्स होता है पहले और मसीह मीन्स होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। यानी कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक, ये सब आपको डिटेल में बता दिया गया है। सिर्फ एक बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आज से जो टॉपिक शुरू हो रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस इतना बेस आपका मजबूत हो जाए कि हम लोग पढ़ क्या चुके हैं और लिसानियात किसको कहते हैं। ठीक है, तो कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक इसका ज़माना था। वस्ती हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक था और जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से आज तक का ज़माना है। उसके बाद हमने देखा कि कदीम हिंद आरियाई का एक नाम है ज्ञान चंद जैन। ज्ञान चंद जैन एक करके नाम है। उन्होंने कदीम हिंद आरियाई को 2 अदवार में तकसीम किया। कौन कौन? पहले का नाम रखा वैदिक संस्कृत और दूसरे का नाम क्या रखा? वैदिक संस्कृत। दूसरे का नाम रखा क्लासिकल संस्कृत। ठीक है, ये दोनों लोग किसने कहा है? तो ज्ञानचंद्र जैन ने। इन्हीं के साथ के एक थे डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। इन्होंने डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने क्या कहा है? कदीम हिंद आरियाई को 5 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन सी? वैदिक मंजिल, अहदपानी मंजिल, रिजमिया और देनवी और टकसाली मंजिल। ठीक है, तो यही यही कि कदीम हिंद आरियाई को ज्ञानचंद्र जैन ने 2 अदवार में तकसीम किया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वहीं पर जो सुदेश्वर वर्मा है उन्होंने 5 अदवार में तकसीम किया है और उसका नाम क्या क्या बताया है? तो उसका नाम बताया है वैदिक मंजिल, अहदपानी मंजिल, रिजमिया मंजिल, देनवी और टकसाली मंजिल। ठीक है, यही कदीम हिंद आरियाई। अब जब कदीम हिंद आरियाई को डिवाइड किया गया तो वस्ती हिंद आरियाई को भी और डिवाइड किया गया होगा, है ना? तो वस्ती हिंद आरियाई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब ये कौन-कौन से हैं? देखो, वस्ती हिंद आरियाई को 3 अदवार में तकसीम किया है। पहले का नाम पाली रखा गया, दूसरे का नाम प्राकृत रखा गया और तीसरे का नाम अपभ्रंश रखा गया। अब देखो, वस्ती हिंद आरियाई का जो टाइम पीरियड है ना, वस्ती हिंद आरियाई का टाइम पीरियड क्या है? वस्ती हिंद आरियाई का 500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह, यानी 1000 ईस्वी से लेकर, यानी 0 ईस्वी से लेकर 1000, यहाँ 1000 साल ये हो गया और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले, यानी 500 इधर हो गया। तो 1000 प्लस 500 यानी 1500, ये टाइम पीरियड इसका 1500 का था। तो यहाँ पर जब 3 अदवार में तकसीम किया गया है तो 500 इसको दे दिया गया, 500 साल प्राकृत को दे दिया गया और 500 साल अपभ्रंश को दे दिया गया। यानी पाली जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले और ईसा अलैहिस्सलाम के 500 पैदा होने के 500 साल बाद तक प्राकृत और फिर 500 साल बाद से अपभ्रंश, यानी 1000 साल तक अपभ्रंश। तो ये 500 साल में डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर पर पाली डिवाइड किया गया, दूसरे पर प्राकृत, तीसरे पर अपभ्रंश। ठीक है, अब फिर पाली को भी डिवाइड किया गया। पाली को यहाँ पर कोई भी डिवाइड पाली को नहीं किया गया, प्राकृत को डिवाइड किया गया है। प्राकृत को कितने कितने अदवार में तकसीम किया गया? तो महाराष्ट्री 5 अदवार में, महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशारी। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश को जो डिवाइड किया गया है, अपभ्रंश को डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। तो शोरशीनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश और फिर अर्धमगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और फिर क्या था? प्राचड़ और कैकेयी अपभ्रंश। ये इतना अपभ्रंश में डिवाइड किया गया। उसके बाद आ जाता है अपना जदीद वाला। जदीद को फिर जदीद हिंद आरियाई को फिर 1000 से आज तक के दौर माना जाता है। उसमें शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें, मशरक़ी हिंदुस्तान की गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, मध्य देश की ज़बानें, ऐसे करके इसमें डिवाइडेशन हुआ है जदीद हिंद आरियाई को। सब आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं लिसानियात पर। देखो, ज़बान की साइंसी तरीका, जैसे एक होता है कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं हर एक चीज़ को, है ना? कोई चीज़ साइंटिफिक रीज़न होता है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है ना? कोई जैसे एक हो गया कि क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि सूरज जो होता है ना, सूरज उगता है ना? सूरज पूरब से उगता है। सूरज क्या होता है? पूरब से उगता है। ये हम लोग सुनकर आए हुए थे कि यहाँ पर सन है और ये पूरब से उगता है। जबकि हम जब बड़े हुए, थोड़ा-सा पढ़े लिखे, तो हमको पता चल गया कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी यानी हमारी जो दुनिया है, वो क्या करती है? वो सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ है और ये अपना-अपना गोल-गोल घूमती रहती है। ये क्या है? ये साइंटिफिक रीज़न है। जबकि हम लोग क्या सुने? सूरज पूरब से निकलता है। ये नॉर्मली हम लोग जान रहे थे बचपन से। लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न था उसके पीछे हम लोग वजह जाने कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रात होती है, कैसे दिन होते हैं। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। तो हर चीज़ का एक साइंसी तरीका होता है ना? साइंसी तरीका। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कुल से जुज़ की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ।
एक आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे या जान लीजिए कि ये एक क्या है कि पेडागॉजी का टॉपिक है, कुल से जुज़ की तरफ। अब कुल से जुज़ की तरफ का मतलब क्या होता है? कुल से यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल से जुज़ की तरफ, है ना? कुल मतलब होता है मुकम्मल, कोई चीज़ मुकम्मल, है ना? और जुज़ मीन्स होता है अज्ज़ा, मतलब कि जैसे कोई पार्ट है, जैसे एक इतनी पूरी कहानी, ये आपकी पूरी कहानी है। जैसे एक एक लिखा गया है यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा है ज़बान की साइंसी तरीक़े से मुताले की को लिसानियात कहते हैं, ठीक है? अब ये अगर आपको कवायद वगैरह पढ़ाना है, तो कुल से जुज़ की तरफ पढ़ाइए, ऐसा साइंसी तरीका है। और जुज़ से कुल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, तो ये नॉर्मल तरीका है, हम लोगों का तरीका है। हम लोगों को पहले अलिफ, बे, पे, ते ये सब पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद इसको मिलाने का ढंग बताया जाता है। ये क्या हो गया? ये जुज़ है, यानी छोटा-छोटा पार्ट है, उससे कुल की तरफ, मुकम्मल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये साइंसी तरीका नहीं माना जाता है। साइंसी तरीका क्या माना जाता है? आप पूरा एक वाक्य पढ़ाइए, एक सेंटेंस, एक जुमला पढ़ाइए, उससे अब उनको बताइए कि ये देखो ज़े होता है, इसको अलग करेंगे, बे और अलिफ को अलग करेंगे, तो ये बे ऐसे बन जाएगा, अलिफ ऐसे बन जाएगा और नून अलग ऐसे बन जाएगा, काफ और बढ़िया लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो काफ को अलग करेंगे और बढ़िया ऐसे हो जाएगा, सीन अलिफ लिखा हुआ है, तो सीन को अलग करेंगे, अलिफ ऐसे हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये कुल से जुज़ की तरफ पार्ट टू होल टू पार्ट हम लोग आ रहे हैं। ये साइंसी तरीका होता है। तो ज़बान की साइंसी तरीके से मुताले को लिसानियात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसानियत। अगर हम ज़बान का मुताला कर रहे हैं, ज़बान के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और वो साइंसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग लिसानियत कहते हैं। उम्मीद है लिसानियत आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि लिसानियत जो हमारा लिसानियात जो हमारा लफ्ज़ है उसके मानी क्या होते हैं? तो लिसानियात का मानी यही होता है कि ज़बान की साइंसी तरीके से मुताले को लिसानियात कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि लिसानियात की रो से, लिसानियात की तरफ से या लिसानियत की ओर से अगर देखा जाए, तो ज़बान एक ऐसी खुद इख्तियारी, यानी ऐसी चीज़ जिस पर अपने आप को अख्तियार हो और रवायती सूती अलामत, सूत मतलब क्या होता है? सूत, जिसको सौत भी बोलते हैं। सौत मतलब होता है आवाज़, आवाज़ जो आप आपके कानों तक अभी तक जा रही है ना, उसी को सूत बोलते हैं। उसी को कुछ लोग सूत बोलते हैं, ठीक है? कुछ लोग सौत बोलते हैं इसको। तो प्रोनाउंसिएशन जो भी आपको बेहतर लगे आप कीजिए, सौत या सूती, ठीक है? तो रवायती सूती अलामतों के निज़ाम को कहा जाता है। तो लिसानियत किसको बोलते हैं? लिसानियत अभी हमने देखा कि ज़बान के साइंसी तरीके का मुताला हम ज़बान के बारे में जब पढ़ते हैं, उसी को लिसानियत कहते हैं। और लिसानियात की तरफ से अगर देखा जाए, तो ज़बान एक ऐसे खुद अख्तियारी जिस पर अपना अख्तियार है और रवायती सूती अलामतों के निज़ाम को कहते हैं, जो इंसान अपनी समाज में इज़हार ख़याल के लिए इस्तेमाल करता है। यानी जो चीज़ें हम अपने ख़यालात, एहसासात, जज़्बात को ज़ाहिर करने के लिए जो भी अलामत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग लिसानियात कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? लिसानियात क्या है? जो हम लोग आवाज़ बोलेंगे, जो हम लोग आवाज़ पढ़ेंगे या जो लिखेंगे या जो सुनेंगे, उसी को जो हम लोग समझेंगे, उसी पर काम करेंगे, उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़बान कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी और क्या वजह थी बनने की। ये सब चीज़ें जब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो उसी को लिसानियात कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिसानियत में इंसान के आज़ाए तकल्लुम से अदा की जाने वाली आवाज़ें ही अहम हैं। इशारों की ज़बान या तहरीरी ज़बान तहरीरी लिसानियत में सानवी हैसियत रखती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा कि ज़बान क्या होती है ना, ज़बान कितने तरह की होती है, तो आप पढ़े होंगे कि ज़बान 3 तरह की होती है। कौन-कौन सी? पहला इशारों की ज़बान, इशारों की ज़बान, आपने ये पढ़ा होगा। दूसरा अलामतों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और तीसरा क्या था? आवाज़ों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान। अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि इशारों की ज़बान कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। इशारों की ज़बान होती है, अलामतों की ज़बान होती है और आवाज़ों की ज़बान होती है ना? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? लिसानियत में इंसान के आज़ाए तकल्लुम से अदा की जाने वाली आवाज़ें ही अहम हैं। इशारों की ज़बान तहरीरी लिसानियत में सानवी हैसियत रखती हैं, ठीक है? जो हमारी इशारों की ज़बान है या तहरीर जो है, जो हम तहरीर करते हैं या फिर इशारों की ज़बान में जैसे हम लोग लिख देते हैं, या फिर इशारों की जो ज़बान होती है, हम लोग हाथ इधर-उधर करके, आँख ऊपर नीचे करके, चेहरे के एक्सप्रेशन से हम अपनी बातों को बयान कर देते हैं। तो ये लिसानियत में क्या करती है? ये सानवी यानी दूसरी हैसियत रखती है।
लिसानियत का मतलब क्या है? लिसानियत का मतलब जो चीज़ बोली जा रही हो उसके बारे में जानना, जो ज़बान हम बोल रहे हैं उसके बारे में जानना, ये हमारी लिसानियत है। ठीक है? यानी लिसानियत में ज़बानी बोली जाने वाली ज़बान का मुताला ही किया जाता है, लिखी हुई ज़बान का नहीं मुताला किया जाता है। यानी इशारों की ज़बान हो गई या फिर लिखी हुई ज़बान हो गई, इन सब का मुताला नहीं किया जाता है। जो हम लोग सिर्फ़ आवाज़ों से बोल देते हैं, लिसानियत में उसी का मुताला किया जाता है। देखो, इस टॉपिक को थोड़ा-सा हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग बोर मत होइएगा। वजह ये है कि ये लिसानियत आप उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, कंप्लीट कोई लिसानियत पढ़ाता ही नहीं है। इतनी वसी टॉपिक है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, इतना ज़्यादा दिमाग खर्च होता है कि इसको कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। सबसे हार्ड टॉपिक यही है। अगर आप किसी जानकार से पूछेंगे, उर्दू के माहिरीन से पूछेंगे, तो आपको बताएँगे कि लिसानियत बहुत वसी टॉपिक है और बहुत बेकार टॉपिक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़िए, आराम-आराम से पढ़िए, तो लिसानियत आपको बिल्कुल टफ़ नहीं लगेगा, एकदम आराम से हम लोग इसको पढ़ेंगे एन्जॉय करते हुए, ठीक है? तो आपको जितनी सिर्फ़ बातें बताई जा रही हैं उसको उसको सुनिए, समझिए और नोट्स दी जा रही हैं, आपको नोट्स का रिवीज़न कीजिए, जो होमवर्क दिया जाएगा आप होमवर्क करके आइएगा, बस इतना ही करना है। बाकी जेआरएफ इंशाल्लाह निकल जाएगा, 6 महीने का टाइम है, बहुत टाइम है। तो लिसानियत में हमने क्या देखा, जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी लिसानियत है। जबकि जो लिखी हुई रहती है, जो इशारों की ज़बान रहती है उसको हम लोग इसमें सानवी हैसियत हासिल है, वो हम नहीं देखते हैं, ठीक है? तो ज़बान बोली जाने वाली ज़बान का ही इसमें क्या किया जाता है, मुताला किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब हुँ, ठीक है? अब देख लेते हैं लिसानियत की शाखें। लिसानियत की शाखें क्या-क्या होती हैं? तो लिसानियत की 4 शाखें हैं। सोतियात, जिसको सौतियात भी बोलते हैं, सौतियात, सर्फियात, नहवियात और मानियात। क्या-क्या हैं? सौतियात, सर्फियात, नहवियात और मानियात। ठीक है? अब एक-एक करके सौतियात को देखेंगे। आज हम लोग सौतियात भी कंप्लीट देखते हैं ख़त्म होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा आपको। तो आज हम लोग सौतियत को पढ़ेंगे, फिर सर्फियत, नहवियत और मानियात को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सौतियात है, सौतियात को देख लेते हैं। सौतियात मतलब सूत मतलब होता है आवाज़, आप जान रहे हैं। सौतियात लिसानी, सौतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ के मखारिज का मुताला किया जाता है। क्या है? सौतियात। लिसानियत की वो शाख है। लिसानियत यानी हमने ये देखा कि लिसानियत की शाखें क्या है? तो सौतियात है, सर्फियत है, नावियत और मानियात है। तो सौतियात क्या है? सौतियात की लिसानियत की वो शाखें हैं। यहाँ से सौतियात लिसानियत की वो शाखें हैं जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ के मखारिज यानी मखरज जो अदा किया जा रहा है, प्रोनंसिएशन जो अदा किया जा रहा है ना? जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हो रही है, उसी को मखरज तो बोलते हैं। मखारिज का मुताला किया जाता है इसमें। सौतियात लिसानियत की वो शाख है जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ के मखारिज का मुताला किया जाता है। सौतियात में मुँह के उन हिस्सों का मुताला किया जाता है जिनसे हम बोलने में मदद लेते हैं और ये भी देखा जाता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। यानी जो हमारा मुँह है, मुँह के उन हिस्सों का मुताला किया जाता है जिनसे हम बोलने में मदद लेते हैं। हमारी ज़बान कहाँ टच हो रही है, हम कहाँ अपने दाँत को लेकर जा रहे हैं, कौन हर्फ़ हमारी ज़बान से निकलता है, कौन हमारे तालू से निकलता है, कौन हमारे हल्क से निकलता है, कौन हमारे दाँत से निकलता है, कौन हमारे जीभ से निकलता है। हर एक पहलू को हम लोग मुँह के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन हर्फ़ निकलता है और ये किस तरीके से काम करता है, सौतियात में यही पढ़ा जाता है। ठीक है? तो सौतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें मखारिज का मुताला किया जाता है और मखरज को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से मखरज की अदायगी होती है ना? जैसे हम लोग जीम बोल रहे हैं, जीम, जीम, हम लोग बोल रहे हैं ज़्वाद, हम लोग बोल रहे हैं ज़ो। अब ज़ो को जो तो नहीं बोल सकते ना, जो। जिम को ज़ीम तो नहीं बोल सकते ना, ज़ीम। शीन है शीन, शीन को सीन तो नहीं बोल सकते, सीन तो नहीं बोल सकते, है ना? स्वाद लिखा हुआ है स्वाद, स्वाद को स्वाद नहीं तो स्वाद नहीं बोल सकते, स्वाद। 3 नुक्ता थोड़ी है, स्वाद, स्वाद ही बोलते हैं। ज़ाल को जाल तो नहीं बोल सकते, जाल, जाल तो नहीं बोल पाएँगे, है ना? तो ये मखरज की अदायगी ही सौतियत कहलाती है।
सौतियात मखरज को हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से मखरज की अदायगी होती है, किन किन हिस्सों पर हमारी ज़बान टच होती है और क्यों क्यों टच होती है, कहाँ से क्या मखरज अदा हो रहे हैं, हर एक चीज़ को पढ़ना ही सौतियात कहलाता है। ठीक है। सौतियात की एक तारीफ ये भी कही जाती है कि सौतियात इंसानी आवाज़ों का साइंसी मुताला है। इंसानी आवाज़ों का साइंसी मुताला, ये भी एक इसकी डेफिनेशन यानी इसकी तारीफ बताई जाती है। इंसानी आवाज़ से मुराद वो तमाम आवाज़ें हैं, इंसानी आवाज़ से मुराद वो तमाम आवाज़ें हैं जो अल्फाज की अदायगी में मुआविन साबित होती हैं। यानी हम लोग अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे अल्फाज को अदा करने में मददगार साबित होती है, हर उस आवाज़ को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। इंसानी आवाज़ से मुराद वो तमाम आवाज़ें हैं जिसको भी हम लोग बोल रहे हैं और बोलने में जिस चीज़ की मदद लग रही है, चाहे ज़बान को हम उल्टा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, दाँत को इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, हर एक पहलू को की आवाज़ को पढ़ना ही क्या कहलाता है, सौतियत कहलाता है। तो इंसानी आवाज़ से मुराद वो तमाम आवाज़ें हैं जो अल्फाज की अदायगी में मुआविन साबित होती हैं और फ़ोनीमात में किसी मखसूस, अब देखो फ़ोनीमात, सूतियात ये देख लिए, अब एक टॉपिक और होता है फ़ोनीमात। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि कुछ लोग ना ये जो फ़ोनीमात है ना, फ़ोनीमात को एक अलग टॉपिक मानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सौतियात, सर्फियत, नाहवियत और मानियत, और यहाँ पर एक टॉपिक और दिया रहता है किसी-किसी माहिरीन के हिसाब से, फ़ोनीमात। क्या दिया रहता है? तो फ़ोनीमात दिया रहता है। ठीक है? यहाँ पर फ़ोनीमात भी दिया रहता है, यानी इसकी लिसानियत की ज़्यादा लोग काबिल कबूल जो है वो 4 ही मानी जाती है, लेकिन कुछ माहिरीन के हिसाब से ये 5 होती है, क्योंकि वो फ़ोनीमात को भी मानते हैं कि एक अलग शाख है। ठीक है? फ़ोनीमात में किसी मख़सूस ज़बान की सूती निज़ाम का मुताला किया जाता है। मख़सूस मतलब क्या होता है? मख़सूस मतलब होता है कोई ख़ास ज़बान, है ना? कोई ख़ास ज़बान का मतलब क्या है? कोई ख़ास ज़बान का मतलब ये है कि जैसे हमारी उर्दू ज़बान, हमारी जो, ऐसा देख लेते हैं, हमारी जो हमारी उर्दू ज़बान है ना? जो हमारी उर्दू ज़बान है, ये हमारे लिए ख़ास है। हाँ, बिल्कुल भाई ख़ास है ना? अगर बाई चांस कोई ऐसा हिंदी वाला बच्चा आकर बोल दे रहा है कि हमारी हिंदी ज़बान, हाँ भाई, उसकी भी ख़ास है ना? कोई अगर इंग्लिश वाला, इंग्लिश मीडियम का बच्चा बोल दे रहा है कि मेरी इंग्लिश ज़बान है, ठीक है भाई, उसकी भी इंग्लिश वाली ज़बान भी ख़ास है उसकी, है ना? सब अपने आप में ख़ास ज़बान है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई मख़सूस ज़बान की सूती निज़ाम का मुताला करना। अब यहाँ पर अगर हम लोग उर्दू के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, उर्दू के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू के एक-एक हर्फ़ को जान रहे हैं, एक-एक लफ्ज़ को जान रहे हैं, जुमले को जान रहे हैं, तो ये मख़सूस ज़बान हो जाएगी, मख़सूस ज़बान। यही चीज़ यहाँ पर किया जा रहा है कि फ़ोनीमात में किसी मख़सूस ज़बान की सूती निज़ाम का मुताला किया जाता है। यानी कोई ख़ास ज़बान की इकाइयों का, उनकी आवाज़ों का मुताला किया जाता है। फ़ोनीमात क्या होती है? फ़ोनीमात में किसी ख़ास जो ज़बान है, उसकी सूती निज़ाम का, उसकी वो कैसे आवाज़ करती है, कहाँ से उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है, क्या होता है, कैसे होता है, एक ज़बान के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको फ़ोनीमात कहते हैं। वहीं पर जबकि सौतियात में तमाम इंसानी आवाज़ों का उमूमी जायज़ा लिया जाता है, यानी जो चीज़ यहाँ पर, जो चीज़ उर्दू में भी बोली जाएगी, जो चीज़ हिंदी में बोली जाएगी, जो चीज़ इंग्लिश में बोली जाएगी, जैसे उर्दू में बोलेंगे शीन, बड़ी शीन, उसके बाद हिंदी में बोलेंगे शाह और इंग्लिश में बोलेंगे एच शाह। अब ये शाह कैसे निकल रहा है, इसको हम लोग मुताला जब करते हैं तो उसको सौतियात बोलते हैं। वहीं पर सिर्फ अगर शीन को देखेंगे, शीन के मुताले के बारे में जब पढ़ेंगे कि तो ये मखसूस ज़बान के बारे में हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ उर्दू को देखेंगे। यानी किसी मखसूस ज़बान के बारे में जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उसको फ़ोनीमात कहते हैं। वहीं पर जब तमाम इंसानी आवाज़ों के उमूमी जब जायज़ा लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सौतियात कहते हैं। इस तरीके से सौतियात और फ़ोनीमात दोनों अलग-अलग हैं। उम्मीद है आपको फ़ोनीमात और सौतियात समझ में आ गया होगा, ये क्या है और क्यों अलग है, और कुछ लोग फ़ोनीमात को इसी की वजह से एक अलग टॉपिक मानते हैं और वो लिसानियात का एक शाखा मानते हैं, यानी एक शाखे मानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? हुँ। ठीक है, अब देख लेते हैं सौतियात में हर्फ़ के बजाय, सौतियात में क्या होता है, हर्फ़ के बजाय और लफ्ज़ के बजाय, सौतियात में हर्फ़ के बजाय और हर्फ़ के बजाय सूत और लफ्ज़ के बजाय अस्वात, मजमूए अस्वात यानी सूत का मजमूआ,
कह सकते हो। सूत का मजमुआ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसमें हर्फ के बजाय क्या हर्फ है, यानी जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर शीन देखा, शाह देखा है ना, इसके बजाय हर्फ के बजाय ये निकलता कैसे है इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि अगर हम लोग सिर्फ उर्दू के एक मखसूस ज़बान के बारे में बात करेंगे, जब उर्दू के बारे में बात की जाएगी तो शीन को पढ़ेंगे, है ना, हर्फ को देखेंगे और ये निकलता कैसे है इसको देखेंगे। हिंदी के बारे में पढ़ेंगे तो शाह को पढ़ेंगे और ये निकलता कैसे है उसको देखेंगे। लेकिन ये जो बड़ा शाह की तरह निकलता है, एस एच की तरह निकलता है, ये हो सकता है कन्नड़ में कुछ अलग तरीके से निकल रहा हो सकता है तेलुगु में अलग तरीके से निकल रहा हो सकता है नेपाली में अलग तरीके से निकल रहा हो सकता है बांग्लादेशी में अलग तरीके से निकल रहा हो सकता है चीनी में अलग तरीके से निकल रहा हो, लेकिन निकलता कैसे है? पूरी तमाम इंसानी आवाज़ों का जब हम लोग उमूमी जायज़ा करेंगे तो उसको सौतियात कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि सौतियात में हर्फ के बजाय सौत यानी आवाज़ और लफ्ज़ के बजाय मजमुए असवात यानी सौत का मजमुआ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जिस तरह इल्म हिज्जा में हर हर्फ को बुनियादी इकाई माना जाता है, उसी तरह सौतियात में सूत को बुनियादी इकाई माना जाता है। अगर हमने कह दिया कि शाम 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 का मंजर, है ना, हमने ऐसा कह दिया, जैसे देखो, चलिए हमने कह दिया शाम, हमने ऐसा कह दिया शाम। ठीक है, अब ये क्या हो गई शाम। अब शाम अगर हमने लिखा है ना, और ये चीज़ शाम कुछ और चीज़ें बोली जा रही हैं किसी और ज़बान में, अब शीन आ गई यहाँ पर, शीन का मुताला कर ले रहे हैं हम लोग कि ये शाह जो निकला हुआ है ना, शाह निकला हुआ है, ये किस तरीके से निकलता है। अगर इसका उमूमी जायज़ा करेंगे कि ये चीन में कैसे निकलता है, हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे निकलता है, तो ये सौतियत कहलाएगा। वहीं पर सिर्फ अगर उर्दू के बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये फ़ोनीमात कहलाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये शीन अली ज़बर शाह, अब ये जो है हमारा है, एक मिनट, अब देखो ये जो हमारा हो जाएगा शीन अली ज़बर शाह, है ना, शीन अली ज़बर शाह मीम साकिन। हम लोग हिज्जा लगाते हैं तो क्या कहते हैं, पहले शीन एक अलग करते हैं, शीन एक हर्फ है इसको अलग करते हैं, अलिफ एक हर्फ है इसको अलग करते हैं, और मीम एक हर्फ है इसको अलग करते हैं। तो शीन अली ज़बर शाह मीम साकिन शाम, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो सौतियात टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सूत यानी एक आवाज़ को बुनियादी इकाई माना जाता है। जैसे हम लोग शाह देखे, आ देखे, माँ देखे, सा, ना, खा, था, जो भी ज़बानें हैं, सब लोगों को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सौतियात ही होता है। सौतियात की बुनियादी इकाई क्या होती है, सूत होती है। यानी एक आवाज़ को हम लोग अलग करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे निकली है, इसी को सौतियात कहते हैं। वही अगर कोई ख़ास ज़बान के बारे में ऐसा हम लोग करना शुरू कर देंगे तो वो फ़ोनीमात हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मसौतों और मुसम्मतों का मजमूई तौर पर सौतिया कहा जाता है। मुसव्वतों मतलब होता है क्या, वावेल्स, है ना, कॉन्सोनेंट्स, ए आई ओ यू सुने हो आप लोग, सुने होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग मसव्वत, मतलब होता है ऐसे जान लो कि वावेल्स, इंग्लिश के वावेल्स, और मुसम्मतों यानी कॉन्सोनेंट्स। जैसे हरूफ इल्लत, अलिफ वाव ये हरूफ इल्लत हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, अच्छा इसमें नहीं पढ़ाया गया है, अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आप लोग जान रहे होंगे, अलिफ वाव और ये, अलिफ वाव ये हरूफ इल्लत मानी जाती है। यानी ये तकरीबन हर आपको देखने को मिलेगा, हर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में अलिफ वाव ये में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर सौतिया कहते हैं। ठीक है, ये मजमूई तौर पर सौतिया होती है। अब ये जो सौतिया देख लिया कि हमारा वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी हमारे हरूफ इल्लत और हरूफ सही, मुसम्मत यानी हरूफ सही, मुसव्वत यानी हरूफ इल्लत, है ना, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। तो सौतियात की मदद से ही आवाज़ों की अदायगी होती है। हाँ, हम जो लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग वावेल्स पढ़ेंगे चाहे कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें से आवाज़ निकलेगी और वो क्या हो जाएगा, उसी की मदद से आवाज़ों की अदायगी होगी। सौतियात की मदद से ही आवाज़ों की अदायगी होती है। तरसील और दाराक को समझा जाता है, यानी कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, कुछ भी कह सकते हो कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं ना, किसी की बात को हम लोग कैसे समझेंगे, वो जब बोलेगा उसकी आवाज़ों में कोई धुन रहेगी। वो हो सकता है कि अगर कोई बोल दिया कि शाम लिखा हुआ है तो शाम, है ना, कोई बोल दिया शाम, हम लोग समझ जाएंगे भाई शाम गलत बोला है, ये कैसे समझे, हम लोग उसके दिमाग में बैठे हुए हैं कि वो बड़े शाह से नहीं छोटे शाह से बोला है ना, या फिर शीन से नहीं सीन से बोला है, से नहीं स्वाद से बोला है, कैसे जाने, ख से नहीं ताप से बोला है,
कैसे जानेंगे? हम लोग उसके दिमाग में थोड़ी बैठे हैं। वो जब बोलेगा उसके मुँह से जो चीज़ें निकलेंगी वो उसको हम लोग सुनेंगे और अपने आप में समझेंगे उसको कि हाँ भाई ये गलत बोला है। तो यहीं पर बोला जा रहा है कि सोतियात की मदद से ही आवाज़ों की अदायगी होती है। सोतियात और सौतिया किसको बोलते हैं? मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर सौतिया कहते हैं और सौतियात की मदद से आवाज़ों की अदायगी होती है, तरसील होती है, दायरा को समझा जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है। यही होती है हमारी सौतियात। ठीक है? अब एक चीज़, सौतियात की भी शाखाएँ हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि सौतियात क्या होती है, यहाँ पर लिसानियात क्या है, लिसानियात को हम लोग देखे। लिसानियात की 4 शाखाएँ हैं, कुछ लोग फ़ोनीमात को भी मानते हैं, तो 5 शाखाएँ मान जाते हैं उसको, है ना? तो 4 शाखाएँ हैं यानी शाखाएँ हैं, तो सौतियात हैं, सरफ़ियात हैं, नहवियात हैं और मानियात हैं। उसके बाद हमने देखा कि सौतियात क्या होती है? आवाज़ होती है, आवाज़ों के बारे में, मखारिज की अदायगी के बारे में पढ़ना सौतियत कहलाता है। और सौतियात की भी अब 3 किस्में होती हैं, ठीक है? तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, समआती सौतियत और समाई सौतियत, ठीक है? तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, समआती सौतियत और समाई सौतियत। अब इसके बाद देख लेते हैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पहले देखेंगे। अभी तक हमने जो चीज़ें देख ली हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि हमने लिसानियत को देखा, लिसानियत किसको बोलते हैं? साइंसी तरीके को बोलते हैं। उसके बाद लिसानियात की शाखाएँ होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं? तो सौतियात, सरफ़ियत, नावियत और मानियात। अब सौतियात की 3 किस्में होती हैं, यानी इसकी भी शाखाएँ होती हैं और वो कौन-कौन सी होती हैं? तो तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत होती है, समयाती सौतियत होती है और समाई सौतियत होती है। अब तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत को सबसे पहले नंबर पर देखेंगे, ठीक है? तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत। तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत किस तरीके से होती है? तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत इस शाख में आज़ा और उनकी हरकत पर गौर किया जाता है, जिनसे मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा होती हैं। यानी हम लोग इसमें क्या देखें, सौतियत का मतलब क्या होता है? सौतियत का मतलब होता है मखारिज की अदायगी को जानना, मखारिज की अदायगी को पढ़ना सौतियत कहलाता है। अब इसकी भी 3 किस्म होती है, 3 तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले नंबर पर तलफ़्फ़ुज़ी सौतियत, तलफ़्फ़ुज़ी सौतियत के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। फिर उसके बाद समयाती सौतियत को पढ़ेंगे, फिर समाई सौतियत को पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, दूसरे नंबर पर सरफियत की जो किस्में रहेंगी उसको पढ़ेंगे, नाहवियत की जो किस्में रहेंगी उसको पढ़ेंगे, मानियात की जो किस्में रहेंगी उसको पढ़ेंगे। तो सौतियात की पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, अब उसकी जो शाखाएँ हैं वो है तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत पे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना? देख लेते हैं। तो डबल पेज लग गया, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ की सौतियत को देख लेते हैं। सौतियात की इस शाख में आज़ा और उनके हरकत पर गौर किया जाता है, जिनसे मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा होती हैं। तो ये क्या होती है? सौतियात होती है। आज़ाए तकल्लुम मुंदरजा ज़ैल है, यानी हम लोग किस आज़ा से, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसी को सौतियात कहते हैं और उसके अपने आज़ा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आज़ा का नाम यहाँ पर दिया गया है और यही आपका होमवर्क रहेगा, इसी को आपको याद करना है। तो एक पहले नंबर पर दिया गया है होंठ, दूसरे नंबर पर ऊपरी दाँत, तीसरे नंबर पर दाँत की नोक, चौथे नंबर पर ज़बान का फल, 5वें नंबर पर ज़बान का वस्ती हिस्सा, छठे नंबर पर ज़बान का पिछला हिस्सा, 7वें नंबर पर ज़बान की जड़, 8वें नंबर पर ऊपरी मसौड़ा, सख्त तालो, नर्म तालो, लम्हात याक़ो, है ना? लम्हात याक़ो और यहाँ पर 2 चश्मे रहना चाहिए था और हल्क़, जो हलक हम लोग हैं, हम लोग हलक से अदायगी होती है ना, हल्की ढक्कन, हल्की ढक्कन, है ना? बड़े हैं थे यहाँ पर वही होना चाहिए था, हल्की ढक्कन, ठीक है? ये वाला छोटे हैं थे, हलक यही होते हैं ना, हलक, हलक़ से हल्की बना हुआ है, हल्की ढक्कन, साँस की नली, हिंजरा, सौतानत सौतानत और उसके बाद सौतानत का दहाना और इन्फ़ी खला और फेफड़ा। इतनी तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ निकालते हैं, अपने आज़ा का इस्तेमाल करते हैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर डबल पेज लग गया, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को, है ना? जैसे देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हमारा सख्त तालु हो जाएगा। यहाँ पर सख्त तालु, सख्त तालु हो जाएगा, ठीक है? अब वहीं पर हमारा ये हमारी नाक है ना? जहाँ-जहाँ से ये हर्फ़ निकल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, है ना? यहाँ-यहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, हर्फ़ निकल रहे हैं। तो ये सब ये डायग्राम आपको काम आएगा, लेकिन ये डायग्राम को
आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और ये आपका टॉपिक है, ये आपको आना है, करके याद करके आना है कि होंठ हो गया, ज़बान ऊपरी दाँत हो गया, ज़बान की नोक हो गई, ज़बान का फल हो गया, ज़बान का वस्ती हिस्सा गया, ज़बान का पिछला हिस्सा, ज़बान की जड़, ऊपरी मसोड़ा, सख्त तालु, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? यानी आपके माइंड में याद करने का मतलब ये है कि कम से कम माइंड में बिठा लीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है? और तो ये रही आज की क्लास हमारी। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, पहले जो हमारी वो है क्या बोलते हैं कि ज़बानें हैं उनको देखे थे, कितनी ज़बान में पूरी दुनिया की ज़बान को तक़सीम किया गया है, कितने अदवार में, तो वो 8 अदवार में तक़सीम किया गया है। फिर कदीम हिंद आरियाई को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। फिर कदीम हिंद आरियाई को ज्ञानचंद्र के जैन के हिसाब से 2 अदवार में तक़सीम किया गया है, सुदेश्वर वर्मा के हिसाब से 5 अदवार में तक़सीम किया गया है। फिर वस्ती हिंद आरियाई को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, फिर प्राकृत को 5 अदवार में, अपभ्रंश को 5 अदवार में, ये सब हम लोग देख चुके। और उसके बाद हमने देखा लिसानियत क्या होती है, लिसानियत की शाखें कितनी होती हैं, 3 शाखें होती हैं और वो 4 शाखें होती हैं। कुछ लोग फ़ौनियात को भी शाखा मानते हैं, तो वो 5 शाखाएँ हो जाती हैं। तो सौतियात, सर्फियात, नहवियात, सौतियात क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। आवाज़ के मखारिज का मुताला किया जाता है इसमें। और फिर हम लोगों ने सौतियात की 3 शाखाएँ देखी, तलफ़्फ़ुज़ की, समाआती और समाई, और तलफ़्फ़ुज़ की सौतियात में हम लोग आज़ाए तकल्लुम देखे। आज़ाए तकल्लुम क्या होती है? तो जिस आज़ा का इस्तेमाल करके हम लोग मखरज की अदायगी करते हैं, उसी को आज़ाए तकल्लुम कहते हैं। आज़ाए तकल्लुम 90 हैं, 19 हैं, और इसको आप लोग याद करके आना। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या चीज़ें निकालते हैं, यानी हमारे जो ज़बान से जो आवाज़ें निकलती हैं, वो किस तरीके से निकलती हैं और कहाँ से कौन आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है? और एक और आपको भेज दिया जाएगा, अभी इसमें ही ऐड करवा दे रहे हैं, साइड से इसको साइड करके उसको ऐड करवा देंगे, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन से कौन-सा चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ना? ऐसे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो वाला यहाँ पर फ़ोटो लगवा दे रहे हैं और नोट्स भी के साथ भेज देंगे, ठीक है? तो और नोट्स के लिए आप देख लीजिए कि नोट्स के लिए 8604609069 पर आपको पे करना है ₹99 और ग्रुप में आप जॉइन मैसेज कीजिए उसका स्क्रीनशॉट, हाँ, इसी के व्हाट्सएप पर, यानी 86046090 पर ₹99 पे करके इसी के व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, और आपको एक ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा। तो उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी और उर्दू यूट्यूब चैनल पर सबकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएँगी। और बाय चांस आप बाद में जॉइन हो रहे हैं, तो उससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, सभी नोट्स आपको पहले दे दी जाएँगी, उसके बाद ग्रुप में आपको जॉइन कर दिया जाएगा। तो ग्रुप में प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराई जा रही है ग्रुप में, ठीक है? तो ये रही सभी जानकारी। अगर इसके अलावा भी आप और जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है किसी चीज़ को लेकर, या यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, पेपर कैसे आता है, किस तरीके से आता है, या टीजीटी, पीजीटी और रीट के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं, यानी किसी भी तरह की उर्दू के लेवल की जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो आप 8604609069 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, जल्दी रिसीव नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहेगी तो कर लीजिएगा, अगर टाइम रहेगा तो रिसीव कर लेंगे। बाकी जल्दी रिसीव नहीं होती है तो मैसेज, अपनी प्रॉब्लम को मैसेज में लिखकर बता दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और उमैर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। अगर यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप पर, तो आप इस आईडी पर फॉलो करके आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम है उरुज उर्दू के नाम से, आप इसे भी जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप 8604609069 आप जान ही रहे हैं। और ट्विटर है, एक्स जिसको आप बोलते हैं, तो इसका है उमैर फैज़ी 07 के नाम से, आप यहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। ये थी यहाँ तक की क्लास, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।